अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम विषय लेकर के आए हैं वह फिलॉसफी एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशन 22 से है और सबसे हम आज बताएंगे आइडियोलॉजी, नेचरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म। आइडियोलॉजी क्या है? आदर्शवाद, परिभाषा, सिद्धांत, उद्देश्य, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आदर्शवाद तथा शिक्षण पद्धति, लाभ एवं दोष। उसी तरह से प्रतिवाद का क्या लाभ दोष है, प्रयोजनवाद का क्या लाभ दोष है और मानवतावाद का क्या लाभ दोष है। ये निश्चित रखें कि जो आप चार देख रहे हैं, ये चार में से आपको निश्चित रूप से 1, 2, 3, 4, तो ये जो चार है, ये चार निश्चित रूप से आपको हर हाल में कोई एक न एक एग्जामिनेशन में आएंगे, इसलिए इसको आप ढंग से समझ लें। देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं आदर्शवाद। ये है क्या? आदर्शवाद अंग्रेजी का शब्द है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब आइडिया प्लस लिज्म से बना है। आइडिया प्लस लिज्म, आइडिया में आप समझ ही सकते हैं विचार, और लिज्म में वाद, विचारवाद। नहीं हमारा पीढ़ी में ऐसा चल रहा है वही चलेगा, जो हमारे खानदान में होते आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं होता। तो एक आदर्श पे चलना, यानी इसका अर्थ आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक माना जाता है। अब इसकी परिभाषा जो है सभी विद्वानों ने अलग अलग से दी है, लेकिन जो रास के अनुसार परिभाषा है उनका परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि आदर्शवाद दर्शन के कई रूप हैं, परंतु इनमें एक ही सत्य निहित है कि मन या आत्मा संसार का अनिवार्य तत्व है। वास्तविक सत्य तो मानसिक ही होता है, इसमें रास ने कहा है। और हाने ने कहा है कि आदर्शवाद का अर्थ ब्रह्मांड बुद्धि और इच्छा की अभिव्यक्ति से है। अब यहाँ उठता है कि आदर्शवाद का सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला है जगत के रूप में, पहला सिद्धांत जगत के रूप में। अब जगत के रूप में भाई ये सिद्धांत हमारा जगत के रूप में है। विचारों की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया, यानी विचार की महत्ता होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन, मनुष्य की महत्ता को दिया गया है। और इसके बाद फेथ इन वैल्यू ऑफ लाइफ, फेथ इन वैल्यू ऑफ लाइफ, फेथ फेथ एंड वैल्यू ऑफ लाइफ। इसके साथ एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअलिटी, यानी आत्मा अधिकता पर, आत्मिकता पर भी बल दिया गया है। और इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता का सिद्धांत। यह सब कोई जानते हैं कि हमारा देश अलग धर्म, अलग जाति के लोग हैं, फिर भी हमारे देश विभिन्नता में एक है। तो यह भी आदर्शवाद का सिद्धांत है। अब उद्देश्य, इसका उद्देश्य आदर्शवाद का
व्यक्ति का उत्थान करना, आत्मविश्वास को जगाना, शाश्वत मूल्यों को जगाना, आत्मभिन्नता के प्रति करना, अपनी संस्कृति को बचाना, आत्म अनुभूति करना, शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, यानी पवित्र जीवन जीने की तैयारी करना और अपना मोरल विकास, नैतिक विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हमारा आदर्शवाद का है। और आदर्शवाद और पाठ्यक्रम में मैं बता दूं कि जीवन का सर्वोत्तम आदर्श होना चाहिए। कोई भी पाठ्यक्रम हो तो उसमें हमारा जीवन का जो सर्वोत्तम है उसमें डालना जाना चाहिए और सभ्यता का प्रतीक होना चाहिए। हमारा सभ्यता के अनुकूल कार्यक्रम शिक्षा होनी चाहिए, अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए और अनुमानों का संगठन करना चाहिए, क्योंकि अनुमान भी हम लगाते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे होगा, ऐसे करेंगे ऐसे होगा, तो अनुमान भी हमें करना चाहिए। तो ये हमारा आदर्शवाद और पाठ्यक्रम है। इसके बाद आदर्श तथा शिक्षा पद्धति। तो इसमें देखिए आदर्श और शिक्षा पद्धति में क्या है। सबसे पहले उठता है कि आदर्शवाद और शिक्षा पद्धति में आप प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चनायर दीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। संवाद विधि, संवाद, बातचीत और आगमन निगमन विधि, आगमन आना जाना। अभ्यास, एक्सरसाइज विधि। निर्देशन, आप ऐसे से करो। खेल विधि, प्ले विथ लर्निंग जो कहा जाता है। और लॉजिकल मेथड, तार्किक विधि। इसके बाद सरल से जटिल की ओर। आप जानते हैं कि जब दिव्यांग बच्चों को हम कुछ पढ़ाते हैं और सिखाते हैं तो पहले हम सरल की ओर जाते हैं और उसके बाद जटिल, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। वही हाल यहाँ है, सरल से जटिल की ओर। और वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि, डिबेट विधि, ये भी है। अब आदर्शवाद से लाभ क्या है। तो आदर्शवाद से शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य निर्धारित होते हैं। उसके बाद क्या है कि बच्चों को आधुनिकता पर विकास दिया जाता है। साथ ही साथ आदर्शवाद में व्यक्तित्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी दिया जाता है। और आदर्शवाद आत्म अनुभव, आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों पर होता है कि हम अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये काम गलत है, हमको इस काम को करना है। अब है जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। तो आदर्शवाद के दोष क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले लिख चुके हैं, लाभ बता दिया, 1 नंबर में दोष है। इसके दोष क्या है। तो इसका दोष है कि बालक को परलोक हेतु तैयारी करता है। परलोक हेतु तैयारी मतलब अपनी धर्म संस्कृति को लोग जगाता है। तो धर्म संस्कृति को जगाता है तो क्या होता है, व्यक्ति धार्मिक के प्रति ज्यादा प्रेरित हो जाता है और वह साधु संत फकीर महात्मा बन जाता है। आदर्शवाद शारीरिक विषयों की तुलना में आधुनिक विषयों पर ज्यादा बल देता है, मतलब आध्यात्म पर आदर्शवाद ज्यादा बल देता है। आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक को प्रधान स्थान देता है, बालक का स्थान निम्न। यानी आदर्शवाद में बच्चों का स्थान निम्न देता है लेकिन शिक्षक का स्थान प्रथम देता है, आगे देता है। आदर्शवादी शिक्षण पद्धतियां रटने पर बल देती है। आदर्शवादी क्या होता है, जो आदर्शवादी होते हैं वो रटने पर बल देते हैं, ये गलत है। सिर्फ रटना नहीं, आप उसे समझने की कोशिश करें। और आदर्शवादी पाठ्यक्रम मूल्यों को अधिक बल देता है। तो ये हमारा आदर्शवाद के अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, उद्देश्य और इसके पाठ्यक्रम, आदर्श तथा शिक्षा पद्धति और इसके लाभ, गुण और दोष। अब हम आते हैं प्रकृतिवाद पे। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद जो है नेचरलिज्म, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के बड़ा नजदीक रहते हैं। अब इसका परिभाषा जो है, प्रकृतिवाद इच्छा अथवा अनिच्छा से उन व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई स्थिति है जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। रियली है, हर व्यक्ति को नेचर से नजदीक में रहना चाहिए, क्योंकि नेचर से, नेचुरली प्रकृति से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। उसी से हम लोग जन्मे हैं, आगे बढ़े हैं। हवा उसी का, पानी उसी का है। तो जो जितना जरूरी है वह प्रकृति ने हमें मुफ्त में उपलब्ध कराया है। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि प्रकृति की ओर लौटो,
प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृति को डटो, ये सही है। प्रकृति की पूर्ण वास्तविकता, ये भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा हो, सही है भाई। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं हो, सोशल ज्ञान हो। अच्छी सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ बुक बॉर्न हो जाने से काम नहीं चलेगा। हमारा समाज किस ओर जा रहा है उसके अनुकूल हमें भी उसकी शिक्षा लेनी होगी, और यह शिक्षा हम अपने समाज से ले सकते हैं, कोई किताब में नहीं मिलेगा। मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा हो, बात सही है। हमें हमारी मानसिक आईक्यू नहीं है कि हम एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस करने चले जाएंगे, हम क्या होगा, हम असफल होकर चले जाएंगे। तो अपने मानसिक स्तर के अनुकूल हमें शिक्षा होनी चाहिए। प्रकृतिवाद जो है वो स्वतंत्रता है, सही बात है, स्वतंत्र है भैया। मानव, प्रकृतिवाद मानव को सर्वोच्च प्राणी मानता है, बात भी सही है। प्रकृति में मानव सर्वोच्च जीवंत प्राणी है और भौतिक संसार को सत्य मानता है। इसके साथ प्रकृति मानव है, ज्ञान प्रकृति के रहस्य विज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृतिवादी माने प्रत्येक वस्तु प्रत्येक उत्पत्ति होती है और उसी में समा और विलीन हो जाती है। बात सही है कि व्यक्ति इसी प्रकृति में जन्म लेता है, इसी प्रकृति में जीता है और इसी प्रकृति में वह लीन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है मैन born with God, live with God, die with God. Born with nature, live with nature and die with nature. आप प्रकृति में जन्म लिए, प्रकृति में जीवन पले रहे और प्रकृति में ही विलीन हो जाइए, लीन हो जाइए। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक शिक्षा का उद्देश्य प्रकाशन उद्देश्य पर यह बल देता है, संस्कृति के उद्देश्यों पर बल देता है, विकास की गति पर बल देता है, स्वतंत्रता की बसी पर बल देता है और मूल प्रवृत्ति पर विश्वास रखता है। साथ ही साथ वातावरण को समायोजन करता है, क्योंकि प्रकृति पर निर्धारित है। इसके बाद मानव को पूर्ण यंत्र बनाना, सुख की प्राप्ति करना, आत्मव्यक्ति करना, पूर्ण विकास करना, व्यक्ति की जीवन सुरक्षा करना, आर्थिक क्षमता बढ़ाना, मूल प्रकृति का शोधन करना, यानी सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को सुरक्षा करना। यानी प्रकृतिवाद का मेन उद्देश्य यह है कि इसे वातावरण को समायोजन करना, यानी व्यक्ति को वातावरण में समायोजन हो जाना चाहिए। अवकाश का आनंद लेना, नहीं हम लोग छुट्टी मिलती है तो हम लोग घूमने टहलने पार्क को कहीं कहीं चल जाते हैं, चलो थोड़ा प्रकृति में आनंद करेंगे। सुख का आनंद करना, जीवन की आवश्यकताओं की सुरक्षा करना। अब इसके गुण दोष देख लिए, इसके गुण क्या है? तो भाई इसका गुण है कि यह जो है प्रकृतिवाद व्यवहारवाद बल देता है। प्रकृतिवाद किस पर बल देता है? व्यवहारवाद पर और वैज्ञानिक अध्ययन पर ही बल देता है। इसके साथ ही साथ बालक को शक्तियों का केंद्र माना जाता है। प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। अच्छी बात है, प्राकृतिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दें। अब इसके दोष क्या है? दोष यह है कि वर्तमान जीवन पर यह बल देता है। यह कब देता है बल? वर्तमान जीवन पर, पास्ट पर और भविष्य पर बल नहीं देता है। शारीरिक शिक्षा पर यह अधिक बल देता है कि ताकि हिस्स पुष्ट और स्वस्थ रहे। केवल वैज्ञानिक विषयों पर बल देता है। किस पर बल देता है? वैज्ञानिक। ये इसकी कुछ कमियां हैं। इसके साथ अगर है आपका प्रयोजनवाद, देखिए प्रेगमेटिज्म, प्रेगमेटिज्म प्रयोजनवाद। अब यह क्या है? प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति प्रेगमेटिक्स, प्रेगमा से हुआ है और यह इसका अर्थ होता है किया गया कार्य, यानी व्यवसाय प्रभावी कार्य, जो आप कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यानी किसी प्रयोजन से आप कोई कार्य तभी कर पाइएगा जब आप व्यवहार कुशल होइएगा। तो यह प्रयोजनवाद जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ व्यवहारिकता से है, आपका व्यवहार से है। यानी प्रयोजन की परिभाषाएं लोग अलग अलग दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ व्यवहारिकता है। इसका सिद्धांत जो है आपके प्रयोजनवाद के अनुसार कोई अंतिम मूल्य नहीं है। प्रयोजनवाद प्रयोग पर बल देता है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रयोजनवाद व्यवहारिक दर्शन पर विश्वास देता है कि आप कितने व्यवहार कुशल हैं। वर्तमान एवं भविष्य में विश्वास रखता है। यह पास्ट माने वर्तमान और भविष्य आने वाला पास्ट में यह नहीं ध्यान देता है। इसके बाद नवीन मूल्यों का निर्माण करता है।
अब इसके जो प्रयोजनवाद के गुण है वह यह गुण है कि प्रयोजनवाद बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है और प्रोजेक्ट पद्धति योजनाओं की देन है। प्रयोजनवाद व्यवहार बल पर, मैंने पहले कह दिया कि प्रयोजनवाद जो है व्यवहार पर आधारित है, यह व्यवहार को बल देता है। अब ये इसके दोष भी कुछ हैं। इसके दोष यह हैं कि प्रयोजनवाद एक वाद का विरोध करता है। क्या वाद का विरोध करता है? कि सिर्फ यह व्यवहारवाद। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता, यानी प्रयोजनवाद जो है वो नहीं वो आध्यात्मिक क्या नहीं, हम जो करेंगे सो पाएंगे अध्यात्म को वैल्यू नहीं देता है। तो हमारा आज का जो विषय है ये प्रकृतिवाद, आयोजनवाद समाप्त होता है और आदर्शवाद अब एक हमारे साथ बचा है ह्यूमैनिज्म जो मानवतावाद। अब मानवतावाद के बारे में समझिए। ह्यूमैनिज्म मानवतावाद एक ऐसी विचार जो मानव मूल्यों और चिंताओं पर केंद्रित है। मानव मूल्य और आपकी चिंताओं पर यह केंद्रित है। इसका परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि परश्रम पर सहायता और पुरुषार्थ कर्म करना ही पूजा है, यानी दूसरे की सेवा करना ही पूजा है। मानवतावाद का परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद अब इसमें भौतिक मानवतावाद, यानी मानव जीवन में संपूर्ण अध्याय न करके एक पक्ष अध्याय किया जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि मार्क्स ने मानव जाति को समस्त गतिविधियों के कारण केवल आर्थिक शक्तियों को ही माना है। आर्थिक शक्तियों, पैसा को, यही सर्वस्व है, धर्मो सर्वो है। आध्यात्मिक मानवतावाद रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य का दायित्व महामानव का दायित्व है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। मनुष्य देश में वास करता है। देश भौतिक नहीं अपितु मानसिक धारणा है। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी जैसे कई मानवतावादी जो अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर लोक हित के लिए महान कार्य किए। सही बात है कि इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ करके इन लोगों ने परमार्थ के लिए बहुत सारे नए नए काम किए हैं, जो हमारा आज भी हमारा देश उनको नमन करता है, चरण वंदना करता है और उन्हें बल देता है। अब है एकमत का मानवता। एकमत मानवता मतलब होता है कि हमारा मत एक होना चाहिए। इससे कितने विद्वान लोगों ने अपने अपने जय जवान जय किसान, जय विज्ञान नारा मिला है। अब इसका मानवतावाद का सिद्धांत क्या है? मानव ही प्रत्येक वस्तु का मानदंड और मानव जाति का मूल्य है। मानव क्या है? प्रत्येक वस्तु का मानदंड मानव ही है। और मानवतावादी विश्व आदर्श पर बल देती है, वसुधम कुटुम्बकम। इसके बाद मनुष्य प्रकृति से ही तर्कशील और विवेक तथा नैतिक प्राणी है। मनुष्य कैसे है? प्राकृतिक से ही, वह वादी से ही है। प्राकृतिक नहीं रहेगी तो मानव जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। कहाँ से मिलेगा? हवा, पानी, धूप, छाया, तो बहुत जरूरी है। अब इसका गुण क्या है भाई? कि मानवतावाद मुख्य केंद्र बिंदु मानव के सुख का विकास करना है, पहला गुण। दूसरा, मानवतावाद में व्यक्तियों के स्वतंत्र अधिकार, व्यक्तित्व विकास, समान अवसर, समानता अधिकार आधारभूत सिद्धांतों का पालन करता है। यानी समान अवसर सभी को, जो भी मानव है, चाहे अभियोग या दिव्यांग है, समान है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है। मानवतावाद सांप्रदायिकता का विरोध करता है, बात सही है। इसके दोष भी कुछ हैं। इसके दोष क्या है? कि मानवतावाद भौतिकता को अधिक महत्व नहीं देता। वो जानता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मानव से बहुत कुछ निर्मित हो सकता है। तो हमारा आज का ये थोड़ा लंबा वीडियो था और इसमें हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, आप याद रखेंगे, मैं वचन देता हूँ निश्चित रूप से ये चार में से कोई एक आपको एग्जाम में समझाएगा, कोई इसे हटा नहीं सकता है। आप याद कर लें। आइडियोलॉजी, नेचरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म, इसके साथ हमारा समाप्त होता है। जय हिंद।